हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे होम रूल आंदोलन पर, जो कि हुआ था 1916 से 1918 तक। 1919 तक आते आते ये पूरा ही ख़त्म हो गया था और 1920 में तो आंदोलन की शुरुआत जिन्होंने की थी, तिलक, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम होम रूल आंदोलन की बात करेंगे। और वैसे ये जो है राष्ट्रीय आंदोलन पर ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले भी 2 वीडियोस हैं जिसमें हमने राष्ट्रीय आंदोलन की बात की थी, जैसे कि स्वदेशी आंदोलन और 1857 का विद्रोह। मैं आपको एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी आंदोलन ही क्या, आप किसी भी बात का अगर कारण जान लेते हैं और परिस्थितियाँ जान लेते हैं, परिस्थितियाँ, ठीक है, उस टाइम की स्थिति कैसी थी, कारण क्या थे, लोग किस तरीके का जीवन जीते थे, किस तरह से रहते थे, तो आपको पता चलेगा कि आंदोलन क्यों हुआ, इसकी आवश्यकता क्या थी, फिर उस आंदोलन में क्या क्या हुआ, वो खुद ब खुद आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलता जाएगा। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसके बाद ये हुआ फिर वो हुआ, आपको खुद स्टेप बाय स्टेप पता चलता रहेगा, क्योंकि आपको कारण और परिस्थितियाँ पता चल जाएंगी। जब आपको पता चल जाएगा एक व्यक्ति की क्या परिस्थितियाँ थी और क्या कारण थे कोई काम करने के, तो आप बता सकते हो कि वो नेक्स्ट स्टेप अब क्या करने वाला है। तो वही आंदोलन में होगा। इसलिए हम पहले ही आंदोलन को ना पढ़ के हम किस पे बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम कारण और परिस्थितियों के बारे में। तो पहले हम इसको मतलब थोड़ा सा ऐसे ही जान लेते हैं। देखो, ये तो हम जानते ही हैं कि उस टाइम ब्रिटिश शासन था, यानी कि जो सरकार थी वो अंग्रेज़ों की थी, अंग्रेज़ ही राज करते थे। वो जो राज करते थे वो किस वजह से करते थे, टैक्स तो पूरे तरीके से वसूल करते थे, लेकिन उस टैक्स से डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं करते थे। डेवलपमेंट क्या थी, ज़ीरो। तो जाहिर सी बात है लोग परेशान होंगे। और उसी समय कुछ टाइम पहले 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। बंगाल विभाजन जो 1905 में होके 1911 में समाप्त तो हो गया था, लेकिन लोगों को ये तो पता चल गया था ना कि ये जो गोरे लोग यहाँ पे भारत आए हैं, ये हमें कोई सभ्य वगैरह बनाने नहीं आए हैं। ये किस लिए आए हैं, ये तो हमें लूटने के लिए आए हैं और यहाँ से सारा माल अपने घर ले जाने के लिए आए हैं। ये ऐसा अपना घर मानते ही नहीं हैं। और 1905 से 1911 में जो आंदोलन हुआ था, उससे लोग समझ गए थे कि हम सब एक ही हैं। हम सब की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी लगभग एक ही हैं। और वो प्रॉब्लम्स किससे जुड़ी हैं, अंग्रेज़ों से जुड़ी हुई हैं, अंग्रेज़ी सरकार से जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब लोगों को काफ़ी हद तक ये बात भी पता चल चुकी थी कि इस सरकार से अपनी बात कैसे मनवानी है, ये सरकार कैसे काबू में आ सकती है और कैसे भारत छोड़ के जा सकती है। राष्ट्रीय एकता का महत्व लोगों को पता चल गया था कि अगर सब मिलकर काम करेंगे तो ये यहाँ से जा सकते हैं और हम इनसे फ्री हो सकते हैं, हम खुद का शासन कर सकते हैं। उस टाइम का अगर हम समाज की बात करें तो समाज कैसा था, तो समाज ज़्यादा अच्छा नहीं था। तब भी जो है जाति व्यवस्था अपने पीक पर थी, जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी, सामाजिक भेदभाव भी काफ़ी ज़्यादा था। औरतें जो हैं वो सिर्फ घर की 4 दीवारों तक ही उनका रहना सीमित था। कुरीतियाँ भी बहुत सारी थी। कुरीतियाँ मतलब कुछ ऐसे रूल्स वगैरह होते हैं, ऐसी परंपराएं ये सब होती हैं जो कि दुख देती हैं, इस तरीके की कुरीतियाँ भी थी। और जो मध्य वर्ग के लोग होते हैं, जिनको हम मिडिल क्लास वर्ग कहते हैं, अब उसने पढ़ना शुरू कर दिया था। काफ़ी हद तक मध्य वर्ग के लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था और पढ़ते पढ़ते मतलब वो विदेश जा के पढ़ने लग गए थे और शिक्षा हासिल करने लग गए थे। जब शिक्षा हासिल हो गई तो न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए, मैगज़ीन पढ़ने लग गए। न्यूज़पेपर मैगज़ीन में क्या आते थे, आर्टिकल्स आते थे पूरे देश के, पूरे विश्व के, कि दुनिया में चल क्या रहा है। तो उनको पता चलता रहता था कि अच्छा, बाकी देशों में भी लोग परेशान हैं, बाकी देशों में भी लोग परेशान हैं, जैसे कि आयरलैंड, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, ये सब भी उस टाइम संघर्ष कर रहे थे। किसके खिलाफ, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ। यूरोप के और भी देश जैसे कि पुर्तगाल, फ्रांस और दूसरे देश, वो भी दूसरे देशों पे कब्ज़ा करे हुए थे, जैसे कि आयरलैंड, मिस्र। अभी तो जो उत्तरी आयरलैंड है वो यूके का ही हिस्सा है, मतलब ब्रिटेन का ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये सब भी परेशान थे अपने आप को हटाने के लिए। तो भारत देख रहा था कि ये जो परेशानी है वो हमारी अकेले की तो है नहीं, दुनिया में और भी लोगों को परेशानी है और वो उससे कैसे डील कर रहे हैं, ये सब भी लोग देख रहे थे। क्योंकि मध्य वर्ग शिक्षा प्राप्त कर रहा था तो जागरूक हो रहा था।
ऊपर से हाँ, उस टाइम उद्योग कैसे थे, उस टाइम जो भारतीय उद्योग थे वो खराब हो रहे थे। भारतीय जो हस्तशिल्प है, हस्तशिल्प का मतलब होता है जो हाथ से बनी हुई वस्तुएं होती हैं। जैसे भारत में कपड़ा, टोकरियाँ, फर्नीचर, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हाथ से बनाई जाती थी, जिसे हस्तशिल्प कहते हैं। और उसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो थोड़ी सी जो उसकी कॉस्ट होती है वो ऊपर होती है। और अंग्रेज़ों ने क्या किया, सेम चीज़ों को यहाँ से कच्चा माल ले जाके वो लोग उसको कम कॉस्ट पे देते थे, क्योंकि वो मशीनों से काम कर रहे थे, तो वो कम कॉस्ट पे वापस से यहाँ ला के बेचते थे। यानी कि बाज़ार भी हम ही हैं, ठीक है, बेचना भी यही है, और कच्चे माल का बाज़ार भी हम ही हैं। तो दोनों तरफ से वो लूट रहे थे, एक तरफ कच्चा माल ले जाकर, एक तरफ पक्का माल भी यहीं बेचेंगे। तो सस्ते की वजह से लोग इनका सामान खरीदते थे, अपना सामान नहीं खरीदते थे, क्योंकि गरीब हुआ करते थे, अनपढ़ होते थे, इस चीज़ को समझ नहीं पाते थे कि प्रॉफिट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। आजकल के लोग तो पढ़े लिखे भी होते हैं, फिर भी वो अमेज़ोन और ऑनलाइन शॉपिंग पे ध्यान देते हैं अपने 2-4 रुपए बचाने के लिए, और थोड़ा पैदल चल के जाने की वजह से, या कई बार चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो उसको ढूंढते नहीं हैं, ऑनलाइन मंगवाते हैं। ये नहीं देखते कि इसका प्रॉफिट कहाँ जाएगा, इससे कितने लोगों का नुकसान होगा, वो हम में से कोई नहीं देखता। और हम अपनी चीज़ें छोड़ के चाइनीज़ चीज़ें ख़रीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वो सस्ती भी होती हैं, टिकाऊ भी हो जाती हैं, जबकि हम ये चीज़ जानते हैं कि इसका प्रॉफिट कहाँ जाएगा। हम तो ये चीज़ें समझते हुए भी करते हैं, जबकि वो लोग तो समझते ही नहीं थे, तब करते थे। जब उन्हें पता चला ना कि ये सारी चीज़ें कितनी नुकसानदायक है, तो उन्होंने फ़ौरन इस चीज़ को छोड़ दिया। ये सब किसने समझाया ऐसे लोगों को, जो मध्य वर्गीय लोग जो शिक्षा हासिल कर रहे थे, वो जनसभाएं कर कर के, रैलियां कर कर के, सभाएं कर कर के लोगों को बिठाकर समझाते थे कि भाई इस तरीके से हमारा नुकसान वापस हो रहा है। ऊपर से उस टाइम क्या किया था, उस टाइम की हम पहले पूरी स्थिति समझ लेते हैं। देखो, स्थिति समझने में हमें 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद आंदोलन को समझने में आपको 3 से 4 मिनट भी नहीं लगेंगे। आपको सिर्फ स्थिति समझनी है, आंदोलन आपका चुटकियों में हो जाएगा। देखो, उस टाइम ना 1914 से लेकर सॉरी, ये गलत लिख दिया, 1914 से लेकर 1918 के बीच में क्या हो रहा था, हम सभी जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध। और हम ये भी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी इन्वॉल्व था, ब्रिटेन भी मिला हुआ था। तो ब्रिटेन को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, धन की, ठीक है, खाने की ज़रूरत थी, कपड़े की ज़रूरत थी, और लोगों की ज़रूरत थी। लोगों की किस लिए, लड़ाई करने के लिए। तो वो अपनी ये सारी ज़रूरतें कहाँ से पूरा कर रहा था, ब्रिटेन इतना बड़ा तो है नहीं वहाँ से पूरी करेगा, ये सारी चीज़ें ले जा रहा था वो इंडिया से। तो इस चीज़ का भी भारत पे बहुत फ़र्क पड़ रहा था। वो लोगों को ज़बरदस्ती ले जाता था समुद्र पार लड़ाई कराने, जिसमें कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये चीज़ मानते थे कि समुद्र पार लड़ाई करने के लिए अगर कोई जाएगा युद्ध करने के लिए, तो वो अपने धर्म से खारिज हो जाएगा, धर्म से निकल जाएगा, ठीक है, धर्म से अलग हो जाएगा। तो उन लोगों को ज़बरदस्ती, वो उनकी मान्यताएं हैं तो उनको मानने दो, उनको ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा था। यहाँ से कपड़ा, खाना, पैसा सब वहाँ भेजा जा रहा था, और यहाँ लोग भूखे मर रहे थे। किस लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने वादा किया था कि अगर आप हमारा साथ देंगे युद्ध में, तो अगर हम युद्ध जीत गए तो हम आपको उसका जो है फल मतलब देंगे, जैसे कि टैक्स कम कर देंगे, ठीक है, आपका साथ देंगे, आपकी जो भी डिमांड्स हैं उनको पूरी करेंगे। और आपको पता ही है कि अंग्रेज़ कितने इस चीज़ में बेपरवाह और लापरवाह थे, उनको सिर्फ अपना प्रॉफिट दिखता था। तो लोग इस चीज़ से भी परेशान थे कि उन्होंने फ़ायदा तो पूरा उठाया भारतीयों का, लेकिन दिया कुछ नहीं। उसके बाद हम बात करें 1917 की, तो 1917 में हुई थी रूसी क्रांति। रूसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति जिसमें क्या हुआ था, जो साम्राज्यवादी सरकार थी, साम्राज्यवादी मतलब बस दूसरे क्षेत्र को घेरना, उसको उखाड़ फेंक दिया और वहाँ स्थापना हुई समाजवाद की। जैसे यहाँ लोकतंत्र है, ऐसे वहाँ लोकतंत्र समाजवाद के साथ है। वो एक अलग टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। बस आप ये समझ लो कि एक गंदा शासन ख़त्म हो गया, एक अच्छा शासन शुरू हो गया, तो वो भी पूरी दुनिया देख रही थी।
अब ये जो यहाँ पे हुआ उससे तो पूरी दुनिया में समानता और स्वतंत्रता की मांग उठने लगी कि भाई हमें भी समानता चाहिए, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए। ऐसा राज हम नहीं झेलेंगे जिसमें एक को ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता हो, दूसरे को नहीं, वो भी रंग और जाति या नस्ल के आधार पर। तो ये सब चल रहा था। तो हम देखते हैं कि युद्ध की वजह से पूरे वैश्विक स्तर पर, मतलब पूरी दुनिया में युद्ध की वजह से मंदी छाई हुई थी। क्या छाई हुई थी? मंदी। यानी कि हर चीज़ों के दाम बहुत ऊपर थे। भुखमरी होना, खाने का संकट होना, खाने पीने की कमी होना, ये सब समस्याएं बहुत ही आम थी और इसका फ़र्क भारत पे भी पड़ रहा था। तो फिर क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें होने लग गई, सब जगह ये सब होने लग गया, तो लोगों में क्या भरा हुआ था? गुस्सा। लोगों में गुस्सा भरा हुआ था और उसको फिर से ज़रूरत थी सिर्फ एक चिंगारी की, कि लोग किसी तरीके से अपना गुस्सा बाहर निकालें और कहें सरकार से। पहले लोग ये भी समझ नहीं पाते थे कि ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना, वो सरकार की वजह से हो रही हैं। वो सोचते थे कि हमारी किस्मत ऐसी है, अब बारिश आ गई, बारिश नहीं हुई, फसल ख़राब हो गई, तो हम टैक्स कहाँ से देंगे। उन्हें ये नहीं पता था कि अगर फसल ख़राब हो गई है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आपका टैक्स कम करे, क्योंकि आपने जानबूझ के नहीं किया है। सरकार आपके साथ मतलब मिले, आपकी समस्याओं को सॉल्व करे, ना कि मार पिटाई करे। ये सब चीज़ें भी समझानी ज़रूरी थी। तो फिर उस टाइम क्या क्या हुआ, 1916 तक आते आते दो नेता थे। एक का नाम था तिलक, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं जिन्हें, और एनी बेसेंट। ये जो एनी बेसेंट है, ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, किसी अंग्रेज़ जैसा नाम है। हाँ, तो ये अंग्रेज़ ही हैं। ये आयरलैंड से आई थी। अभी आयरलैंड जो है वो ब्रिटेन का ही हिस्सा है, उत्तरी आयरलैंड। तो लेकिन उस टाइम वो अपने आप को अलग होने की डिमांड कर रहे थे, तो ये वहाँ से आई थी। तो ये भारत के पक्ष में थी कि भारत को उनकी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर 1916 में क्या की, आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, आंदोलन की शुरुआत की कि हमें आंदोलन करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए, मतलब उद्देश्य क्या था? आंदोलन तो करना चाहिए, लेकिन उद्देश्य क्या था? मतलब क्या चाहते थे आंदोलन से? आंदोलन से चाहते थे स्वशासन। ये पहली बार था भारत में जब स्वशासन की मांग हो रही थी। इससे पहले जो आंदोलन हुए थे बंगाल विभाजन का, उसमें बंगाल को एक करने की मांग हो रही थी। उससे पहले जो आंदोलन हुआ था 1857 का, उसमें ये मांग थी कि बराबरी करो, नस्ल के आधार पे भेदभाव मत करो, और बंदूकें जो हैं वो हमें सूअर की चर्बी की, और मतलब जो उसके कवर हैं वो सूअर की चर्बी के और गाय की चर्बी के नहीं होने चाहिए, वगैरह वगैरह। मतलब छोटी छोटी डिमांड्स थी, टैक्स वगैरह को लेकर डिमांड्स थी। लेकिन ये पहली बार था जब स्वशासन की डिमांड हुई। अब ये स्वशासन क्या होता है? स्वशासन होता है खुद का शासन, भारतीयों का भारतीयों पर शासन। जैसे कि अभी आज के ज़माने में है, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारी पूरी जो बेंच होती है, हमारी राज्यसभा, लोकसभा, सब भारतीय ही होते हैं। भारतीय ही भारतीयों पे शासन करते हैं। वो बात अलग है कि शासन अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा ख़राब जा रहा है। ठीक है, टैक्स इतने हो रहे हैं कि अंग्रेज़ों को भी माफ़ कर दिया गया है टैक्स पे के मामले में। लेकिन मैं समझा रही हूँ कि इस तरीके का शासन वो लोग चाहते थे कि आप यहाँ से चले जाओ, अपना देश संभालो, हमें सभ्य बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना खुद का शासन खुद पे कर लेंगे, अपने हिसाब से सरकार चला लेंगे। वो है स्वशासन। तो उद्देश्य ये था कि स्वशासन की डिमांड करना कि हम अपना शासन खुद करेंगे। तो 1900 ये जो मतलब इसमें और भी बहुत सारे नेता शामिल थे, लेकिन ये दो नेता जो हैं इन्होंने स्थापना की थी, शुरुआत की थी, इसलिए एनी बेसेंट और तिलक का नाम सबसे सामने आता है, सबसे ज़्यादा आता है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का नाम। वरना नेता और भी बहुत सारे थे। ये अपना अलग से आंदोलन इसलिए कर रहे थे ताकि, हाँ, अब ये जो है मतलब अब अलग से दो मिलके आंदोलन क्यों कर रहे थे? क्योंकि उस टाइम जो है एक संगठन था, अभी भी है, लेकिन अभी वो संगठन अलग है, उसमें से बहुत सारे लोग अलग होकर दूसरी पार्टीज बना चुके हैं, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस ये भारत का संगठन था। अगर भारतीय लोगों को कोई भी परेशानी होती थी, कुछ भी होती थी और कोई भी, तो ये जो है ये संगठन अपनी आवाज़ को पहुंचाता था पार्लियामेंट तक, ब्रिटिश सरकार तक। ठीक है, ये डिमांड करता था हर चीज़ की। लेकिन बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और ऐसे और भी बहुत सारे नेता कांग्रेस
के जो काम है उससे खुश नहीं थे। कांग्रेस का काम धीमा चल रहा था, उससे वो असंतुष्ट थे, क्योंकि तिलक जो है उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी आक्रामक थी, मतलब कि जल्दी करो, जल्दी स्वशासन दो, सब कुछ जल्दी होना चाहिए। और जो एनी बेसेंट है, इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी काम डाउन टाइप की थी। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस के धीमे काम से संतुष्ट नहीं थे, तो इन्होंने अपना एक अलग से आंदोलन स्टार्ट कर दिया। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की, मतलब पूरी एक लीग बनाई और नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। और एनी बेसेंट ने सेम मद्रास में, जो कि आज चेन्नई है, वहाँ पे इसकी स्थापना की। ये पहला ऐसा आंदोलन था, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जिसमें स्वराज की मांग उठाई। इसका जो प्रभाव है वो गांव में, शहर में, ठीक है, औरतों में, आदमियों में और छात्रों में, मतलब हर तरफ फैला, हर तरफ इसका प्रभाव था। अब तरीका क्या था, यानी कि मतलब ये जो आंदोलन था इसमें करते क्या थे? आंदोलन ऐसे करते थे, जनसभाएं करते थे। जनसभाएं यानी कि एक डेट फिक्स कर दी जाती थी कि उस टाइम जो है सभी लोगों को उस जगह पे आना है। जैसे आज होता है ना, इलेक्शन से पहले एक नेता आता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, माइक लेके बहुत कुछ समझाते हैं, हमें वोट दो, तो वो जनसभाएं होती हैं। वैसे ही जनसभाएं करते थे, वहाँ पे लोगों को समझाया जाता था स्वशासन क्या है, स्वशासन के फ़ायदे क्या हैं, अगर अंग्रेज़ चले जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, ये सब चीज़ें उसमें समझाई जाती थी। न्यूज़पेपर में आर्टिकल, लेख वगैरह लिखे जाते थे, भाषण दिए जाते थे, प्रचार किए जाते थे, पर्चे वगैरह बांटे जाते थे और साहित्य के माध्यम से लोगों को समझाया जाता था। कुल मिला के लोगों को जागरूक किया जाता था स्वशासन के बारे में। लोग समझ भी रहे थे। ये सब बातें बताई जाती थी कि आपको अपने देश की वस्तुएं खरीदनी हैं, वहाँ की नहीं खरीदनी, आपको अंग्रेज़ी शासन को कैसे हटाना। पहले तो यही समझाना था ना कि अंग्रेज़ी शासन हटाना कितना ज़रूरी है। ये सब समझाने में कामयाब भी रहे। ठीक है, अब ये हो गया ख़त्म। 1919 तक आते आते क्या हो गया, आंदोलन धीमा पड़ गया, इनफैक्ट ख़त्म ही हो गया, इतना धीमा हो गया कि ख़त्म हो गया। अब ये ख़त्म क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे कि जब आंदोलन अच्छे से चल रहा था? नंबर 1, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। देखो, मॉन्टेग्यू एक अलग नाम है, चेम्सफोर्ड एक अलग नाम है। ये उस टाइम के अंग्रेज़ी सरकार जो है उसके प्रमुख थे, भारत आए और उन्होंने सुधारों के नाम पे बवाल मचा दिया। मतलब कहा कि हम आपको स्वराज देंगे, और सुधार किए जो कि सुधार बिल्कुल नहीं थे। ये एक अलग टॉपिक है, 10-15 मिनट इसमें मतलब अलग से जा सकते हैं। दूसरा क्या था, एनी बेसेंट जो हैं, एनी बेसेंट वो कांग्रेस में मिल गई, कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। तो जो वो होम रूल लीग आंदोलन में करना चाहती थी, अपनी वो पूरी एनर्जी उन्होंने कांग्रेस में लगा दी और वहीं से वो उस काम को करने लग गई। उन्हें लगा कि यहाँ बड़ा मंच है, यहाँ से काम ज़्यादा इजी और अच्छा होगा। नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1918 तक आते आते ख़त्म हो गया था। तो यहाँ से खाना पानी दाना जो भी जा रहा था विश्व युद्ध के लिए वो ख़त्म हो गया, तो लोग भी भूलने लग गए कि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, तो अभी आंदोलन की क्या ज़रूरत है। युद्ध का संकट ख़त्म हो गया, जनता वापस अपने अपने कामों पे लग गई, जो गए हुए थे वो वापस आ गए, जो बच गए। और तिलक और एनी बेसेंट जो हैं उनके बीच में ना प्लानिंग को लेकर, जिन्हें हम रणनीति कहते हैं, रणनीति को लेकर ना थोड़े मतभेद थे, क्योंकि तिलक जो हैं वो थोड़े से आक्रामक दृष्टिकोण के थे और एनी बेसेंट थोड़ी नरम थी। और लगभग 1920 में देखें तो 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु ही हो गई और 19 में ही ये पूरे तरीके से आंदोलन ख़त्म हो चुका था। अब इसके फ़ायदे पढ़ते हैं कि जो आंदोलन हुआ इसका फ़ायदा क्या हुआ इतना सब कुछ करने का। सबसे पहले तो लोगों के मन में ये विचार आया कि स्वराज हो। पहले तो लोगों को यही नहीं पता था कि स्वराज है क्या, होना भी चाहिए या नहीं। तो लोगों के मन में ये विचार आया, उनमें जागरूकता हुई। उसके बाद इस आंदोलन में महात्मा गांधी भी जुड़े हुए थे। महात्मा गांधी को लोग पहचानने लग गए धीरे धीरे कि ये कोई नेता हैं। उनके लिए एक मंच तैयार हो गया, जिस मंच से एक नए और बहुत बड़े आंदोलन का आविष्कार हुआ,
जो आगे चल के हुआ था, जिसे हम असहयोग आंदोलन के बारे में जानते हैं। असहयोग आंदोलन को आप ऐसे ही जान सकते हैं कि इसका जो मंच तैयार हुआ वो होम रूल लीग आंदोलन में हुआ। लोगों को पता चल गया ना, फिर आगे का कार्यक्रम गांधी जी ने बताया, तो ये हुआ, जागरूकता फैली और राष्ट्रीय एकता हुई होम रूल लीग आंदोलन से। यानी कि स्वराज की नींव रखी, स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा मिली, भारतीय जनता को एकजुट करने का काम किया इस आंदोलन ने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 1916 का होम रूल लीग आंदोलन क्या था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। अब आप शायद बता सकते हैं, अगर आपको फिर भी वीडियो में कोई कमी लगी है, आपको लगता है कि वीडियो और अच्छा हो सकता था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस आंदोलन पे चाहिए या किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।